हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जुडिशरी क्रैकर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मुझे आप लोगों को बताते हुए बहुत खुशी महसूस हो रही है कि जुडिशरी क्रैकर ने अपना इंस्टीट्यूट ओपन किया है जोधपुर में, जहां वो बच्चों को आरजेएस या लॉ के कम्पिटिटिव एग्जाम्स के रिगार्डिंग प्रिपेयर करवाता है एट अ रीजनेबल प्राइस। हमारा मेन पर्पस यही है, स्टूडेंट्स को आरजेएस या जुडिशियल एग्जाम सर्विसेज के लिए प्रिपेयर करवाना। हमारी क्लासेस दोनों ऑनलाइन और ऑफलाइन चलती है। स्टूडेंट्स जो भी चाहे मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं इस नंबर पे, कोई भी हेल्प के रिगार्डिंग, चाहे वो कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, या उन्हें लॉ में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी कंसर्न है, तो वो पर्टिकुलर पर्सन मेरे को इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकता है और मैं उसकी बेस्ट मेथड जितना मेरे से हो सके मैं उसकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। इंस्टीट्यूट में हमारे पास दो टेस्ट सीरीज़ है, एक है जनरल टेस्ट सीरीज़, एक है स्पेशल टेस्ट सीरीज़। तो स्टूडेंट्स जो चाहे, जो मॉक टेस्ट लेना चाह रहे हैं, जो टेस्ट सीरीज लेना चाह रहे हैं, वो फैसिलिटी भी हमारे पास अवेलेबल है। आप टेस्ट दोनों ऑनलाइन और ऑफलाइन मेथड दोनों तरीके से दे सकते हैं, और हमारी क्लासेस भी जो है वो ऑनलाइन भी कंडक्ट होती है और ऑफलाइन भी कंडक्ट होती है। चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करेंगे। आज का वीडियो जो हमारा है एविडेंस एक्ट कॉन्सेप्ट सीरीज पार्ट 7 का। इसमें हम आज बात करेंगे कन्फेशन की। आज हम वीडियो में डिस्कस करेंगे कन्फेशन को डिटेल में। लास्ट वीडियो में हमने देखा था पार्ट 6 के अंदर कॉन्सेप्ट सीरीज में कि एडमिशन क्या होता है, उसकी एविडेंशियरी वैल्यू क्या है, कब एडमिशन रेलेवेंट होता है, कौन एडमिशन कर सकता है, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में देखी थी। तो आज के वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे कि कन्फेशन क्या होता है, इंकल्पेटरी और एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट क्या होता है, क्या कन्फेशन के दो पार्ट होते हैं, इंकल्पेटरी और एक्सकल्पेटरी, तो उसके रिगार्डिंग क्या रूलिंग्स आई है, कोर्ट ने क्या रूलिंग दी है, वो हम डिस्कस करेंगे केस लॉस के थ्रू। कन्फेशन के फॉर्म्स क्या होते हैं, किस टाइप से कन्फेशन हो सकता है, कितने तरीके का कन्फेशन हो सकता है, कन्फेशन कब इररिलेवेंट होता है, यानी सेक्शन 24, 25, 26 हम डिस्कस करेंगे। कन्फेशन कब रिलेवेंट होता है, सेक्शन 27, 28, 29। और कन्फेशन को अक्यूज्ड के द्वारा किया जाता है तो उसकी रिलेवेंसी क्या है, उसकी एविडेंशियरी वैल्यू क्या है। और लास्ट में हम देखेंगे कि एविडेंशियरी वैल्यू कन्फेशन की क्या है कन्फेशन के एक्चुअल वैल्यू, क्या उसे सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस मानेंगे, क्या उसे स्ट्रॉन्ग एविडेंस मानेंगे, या कन्फेशन को कोर्ट को यूज करना है तो किस तरीके से करना है। तो यहाँ पे भी हम रूलिंग देखेंगे, केस लॉस के थ्रू समझेंगे कि एविडेंस की कन्फेशन की एविडेंशियरी वैल्यू क्या है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस करिए, उसी से आपको नोटिफिकेशन नए अपडेट्स वीडियोस अपलोड होने का मिलता रहेगा। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि कन्फेशन क्या होता है। कन्फेशन अगर एक शॉर्ट या बेसिक टर्म में बोला जाए तो कन्फेशन क्या होगा, इट इज़ एन एडमिशन ऑफ गिल्ट। जब भी कोई पर्सन अपनी गिल्ट, अपना क्राइम एडमिट करता है, उसे स्वीकार करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कन्फेशन बोलते हैं। कन्फेशन अगर देखा जाए तो पूरे इंडियन एविडेंस एक्ट में कहीं पे भी डिफाइन नहीं है कन्फेशन। कन्फेशन को हम किसकी डेफिनेशन से निकाल सकते हैं कि कन्फेशन क्या होता है, क्योंकि पेपर में अगर हमें पूछे कन्फेशन क्या होता है तो हम एक लाइन का आंसर ये नहीं लिख सकते कि कन्फेशन इज एन एडमिशन ऑफ गिल्ट। ये सिर्फ समझने के लिए बात है कि कन्फेशन क्या है, एडमिशन ऑफ गिल्ट। तो हमें इसकी रूलिंग, इसकी डेफिनेशन कहाँ से फिगर आउट करनी है, वो हमें करनी है सेक्शन 17 एडमिशन से। तो कन्फेशन क्या होता है बेसिकली, कन्फेशन एक स्टेटमेंट है जो पर्सन जिस पे क्राइम लगा है, जिस पे क्राइम चार्ज किया गया है, जो क्राइम जिस पे अक्यूज्ड पर्सन है, वो एक स्टेटमेंट देता है क्या इन्फ्रेंस सजेस्ट करते हुए, फैक्ट इन इशू या रिलेवेंट फैक्ट के रिगार्डिंग, और वो इन्फ्रेंस क्या होगा कि उसने क्राइम किया है। कन्फेशन क्या है, एक स्टेटमेंट ऐसे पर्सन के द्वारा जो चार्ज किया गया एक पर्टिकुलर क्राइम के लिए, और वो स्टेटमेंट किससे कनेक्शन में है, फैक्ट इन इशू या रिलेवेंट फैक्ट के, और क्या इन्फ्रेंस दे रहा है कि पर्टिकुलर पर्सन ने जो किया वो किसके लिए गिल्टी है, क्राइम के लिए गिल्टी है। अब इसी को हम इन अदर वर्ड्स देखें तो कन्फेशन को हम क्या बोल सकते हैं कि कन्फेशन इज एन एडमिशन ऑफ गिल्ट। इन शॉर्ट और स्वीट एक लाइन में अगर हमें बोलना है तो हम क्या बोल सकते हैं, कन्फेशन इज एन एडमिशन ऑफ गिल्ट। जब भी आप अपनी कोई गलती स्वीकार करते हैं, गलती मानते हैं कि आपने ये क्राइम किया है, तब हम क्या बोलेंगे उस स्टेटमेंट को कि वो कन्फेशन है, ना कि एडमिशन है। ध्यान रखना, कन्फेशन सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल केसेस के अंदर, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में यूज होता है, अनलाइक एडमिशन। एडमिशन बहुत सिविल और क्रिमिनल केसेस में होता है, पर कन्फेशन इज ओनली यूज्ड, ऑलवेज टर्म यूज्ड इन द क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, क्योंकि कन्फेशन इज ऑलवेज एन एडमिशन ऑफ गिल्ट। गिल्ट किस में होता है, आपको क्रिमिनल केसेस में ही होता है। ठीक है, ये थी फ्रेंड्स कन्फेशन की डेफिनेशन। अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है कि इंकल्पेटरी और ये एक्सकल्पेटरी पार्ट क्या होता है स्टेटमेंट का। जैसे मान लीजिए अभी लास्ट में हमने डेफिनेशन में क्या देखा कि कन्फेशन इज एन स्टेटमेंट। अब ये स्टेटमेंट के दो पार्ट होते हैं, एक होता है इंकल्पेटरी पार्ट, एक होता है एक्सकल्पेटरी पार्ट। इंकल्पेटरी पार्ट वो पार्ट होता है जो सेल्फ क्रिमिनेटिंग होता है, जो क्या होता है, सेल्फ क्रिमिनेटिंग नेचर का होता है, यानी वो पार्ट जो आपको गिल्टी ठहराता है,
जो आपको गिल्ट आपकी महसूस करवाता है, या आपको गिल्टी, या आपको क्या बोलते हैं ऑफेंस आपका स्वीकार करता है आप जिस स्टेटमेंट के थ्रू, उसे हम बोलते हैं इंकल्पेटरी स्टेटमेंट। और दूसरा होता है हमारा एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट। इसमें आपकी गिल्ट नहीं होती, इसमें आप क्रिमिनेटिंग नेचर का नहीं होता, इसमें आप खुद को क्रिमिनेट नहीं करते हो। जैसे एग्जांपल ले लीजिए एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट का, मैं कहता हूँ हाँ सर मैंने उसे मारा था, पर मैंने उसे सेल्फ डिफेंस में मारा था, अगर मैं उसे नहीं मारता तो आज मैं आपके सामने नहीं होता, मैंने अपनी खुद की जान बचाने के लिए मैंने उस पर्टिकुलर पर्सन को मारा। तो ये कैसा है, ये आपकी गिल्ट प्रूव नहीं करता है, ये सिर्फ ये बोल रहा है कि आपने मारा, पर आपने क्यों मारा, जब आपने सेल्फ डिफेंस में मारा। तो ये कैसा स्टेटमेंट होता है, ये एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट होता है कन्फेशन का। इसमें आपको गिल्टी नहीं ठहराया जा सकता है स्टेटमेंट के बेसिस पे। इंकल्पेटरी स्टेटमेंट वो होता है जिसके बेसिस पे आपको गिल्टी ठहराया जा सकता है, आपको सेल्फ क्रिमिनेट करता है नेचर, सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग नेचर का स्टेटमेंट होता है ये इंकल्पेटरी। तो इसके ऊपर 3 रूलिंग आई गई है। जैसे क्या बोलता है कि कोई पर्टिकुलर, अब 3 रूलिंग क्या है, जैसे पर्टिकुलर पर्सन एक मिक्स स्टेटमेंट देता है जिसमें कन्फेशनल नेचर स्टेटमेंट इंक्लूड है, तो उसका इफेक्ट क्या होगा। तो उसका इफेक्ट पाकला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर के केस में कोर्ट ने क्या बोला, उसका इफेक्ट अक्विटल का ही होगा और उसे कन्फेशन नहीं मानेंगे। ध्यान से वापस, कि अगर कोई मिक्सड अप स्टेटमेंट है जो कुछ कन्फेशनल स्टेटमेंट इंक्लूड करता है, फिर भी उसका इफेक्ट क्या होगा, अक्विटल का ही इफेक्ट होगा और वो कोई कन्फेशन नहीं कहला जाएगा। ये किसमें बोला गया था, पाकला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर के केस में। अब जो सेकंड डिस्प्यूट आया वो ये बोला कि जैसे स्टेटमेंट के 2 पार्ट है, इंकल्पेटरी और एक्सकल्पेटरी, तो क्या स्टेटमेंट को पूरा ही लिया जाना चाहिए, या हम पार्टली इंकल्पेटरी पार्ट एक्सेप्ट करके एक्सकल्पेटरी पार्ट को रिजेक्ट कर सकते हैं। तो इस केस में कोर्ट ने क्या बोला, पलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, पलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में कोर्ट ने ये बोला कि कन्फेशन को या तो आप पूरा एज अ होल एक्सेप्ट करोगे या एज अ होल रिजेक्ट करोगे। कोर्ट कॉम्पिटेंट नहीं है कि कन्फेशन का सिर्फ कुछ ही पार्ट एक्सेप्ट करे और कुछ पार्ट रिजेक्ट करे। ये बोला गया था पलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। यानी यहाँ तक तो क्या रूलिंग थी कि कन्फेशन को एज अ होली एक्सेप्ट करो, नहीं तो एज अ होली रिजेक्ट करो। आप इंकल्पेटरी पार्ट पे एक्ट नहीं कर सकते और एक्सकल्पेटरी पार्ट को आप रिजेक्ट नहीं कर सकते। पर इस रूलिंग को ओवर रूल कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा, किसमें, निशिकांत झा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। निशिकांत झा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में इसमें यह बोला कोर्ट ने कि इसमें कुछ गलत नहीं है कि अगर आप कन्फेशनल के इंकल्पेटरी पार्ट पे अगर आप एक्ट करते हो, उस पर रिलाई करते हुए आप पनिशमेंट करते हो, तो ये कोई गलत नहीं है, ये करेक्ट है। कोर्ट के पास पावर है कि वो सिर्फ इंकल्पेटरी पार्ट पे एक्ट करे और एक्सकल्पेटरी पार्ट को रिजेक्ट करे। ये लेटेस्ट रूलिंग है और ये किसमें बोला गया था, निशिकांत झा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में। तो यहां तक हमने क्या देखे, 3 रूलिंग देखी, पाकला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर, पलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब और निशिकांत झा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे कि कन्फेशन के फॉर्म्स क्या होते हैं, कन्फेशन किस टाइप में हो सकता है, कितने तरीके के होते हैं। तो कन्फेशन जो पहला होता है, सबसे पहली बात, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, एनी फॉर्म, वो रिटर्न, ओरल, कुछ भी हो सकता है। और जरूरी नहीं है कि वो किसी पर्सन को क्या होना चाहिए, कम्युनिकेट किया जाना चाहिए। कन्फेशन अगर आप खुद से ही कर रहे हो तो वो भी कन्वर्सेशन, खुद से करी हुई कन्फेशन भी आपकी रिलेवेंट होती है। अब ये क्या है, कन्फेशन के 2 फॉर्म्स हो जाते हैं, एक होता है जुडिशियल कन्फेशन, एक होता है एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। अब जुडिशियल कन्फेशन वो होती है जब आप कोर्ट को करते हो, मजिस्ट्रेट जज के सामने जब आप कन्फेस करते हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, जुडिशियल कन्फेशन। और ये किस टाइप का एविडेंस होता है, ये स्ट्रॉन्ग पीस ऑफ एविडेंस होता है। और सेकंड हमारा होता है एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन, जब हम कोर्ट के बाद किसी भी पर्सन के सामने हम कन्फेशन करते हैं, उसे हम बोलते हैं एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। और ये किस टाइप का एविडेंस होता है, ये वीक काइंड ऑफ एविडेंस होता है और इस एविडेंस को ग्रेट कॉशन के साथ आपको यूज करना है। एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन किस टाइप का होता है, वीक काइंड ऑफ एविडेंस होता है। जुडिशियल कन्फेशन एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस होता है, इस पे आप अच्छा पीस एविडेंस यानी सब्सटैंटिव एविडेंस मानते हैं और इस पे आप एक्ट कर सकते हो। तो यहाँ तक हमने देखा था फॉर्म्स ऑफ कन्फेशन। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा, हम देखेंगे कि कन्फेशन इररिलेवेंट कब है। यानी हम सेक्शन 24, 25 और 26 की बात करते हैं, जब वो हमें बताता है कि अगर इन पर्टिकुलर केसेस के अंदर कन्फेशन किया गया है तो वो इररिलेवेंट होगा। तो सेक्शन 24 का टाइटल क्या है कि कन्फेशन अंडर इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस। ये क्या बोलता है कि जब भी कन्फेशन कोई पर्सन के द्वारा किया गया है, पर्सन इन अथॉरिटी को, उसके द्वारा इंड्यूसमेंट, थ्रेट, प्रॉमिस के अंदर किया गया है, जो क्या बताता है आपको करने के लिए, या तो कोई आपको कन्फेशन करने से एडवांटेज मिल रहा है, या फिर आप कोई टेम्पोरल नेचर का एविल दूर करने के लिए, रिमूव करने के लिए आप कन्फेस कर रहे हो। क्या है, 3 चीज़ें मेन है कि इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस किसके, बाय पर्सन इन अथॉरिटी। आप कन्फेशन किसको कर रहे हो, पर्सन इन अथॉरिटी को। किस लिए कर रहे हो, ताकि आपको कोई एडवांटेज मिले और कोई गेन हो टेम्पोरल नेचर का।
उसी के लिए कर रहे हो। तो सेक्शन 24 को हम देखें तो हमने 4 एसेंशियल्स एक फिगर आउट किए हैं, रूल आउट किए हैं। तो पहला क्या बोलता है कि कन्फेशन मस्ट हैव बीन मेड बाय अक्यूज्ड पर्सन टू पर्सन इन अथॉरिटी, यानी कन्फेशन जो किया जाना चाहिए अक्यूज्ड पर्सन का पर्सन इन अथॉरिटी किया जाना चाहिए। ये पर्सन इन अथॉरिटी कौन होता है? कोई भी पर्सन जो आपको इन्फ्लुएंस कर सकता है, जो आपकी सुपीरियर पोजीशन पे होता है और वो आपको इन्फ्लुएंस करने की पावर रखता है। ये चाहे मेरे ऑफिस का हेड हो सकता है, मेरी स्कूल टीचर हो सकती है, कोई भी पर्सन पर्सन इन अथॉरिटी हो सकता है जो आपको इजीली इन्फ्लुएंस कर सके और आपकी सुपीरियर पोजीशन में हो। सेकंड पॉइंट आता है कि इट मस्ट अपीयर टू कोर्ट दैट कन्फेशन हैज बीन कॉज्ड और ऑब्टेन बाय इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस। जरूरी है कि आपको किसी इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस में ही कन्फेशन किया है। और वो इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस किसके रेफरेंस में होना चाहिए? जिस पर्सन को, अक्यूज पर्सन को उस पर्टिकुलर केस में चार्ज किया गया ऑफेंस के लिए। और वो प्रॉमिस किस तरीके का होना चाहिए कि वो कन्फेशन जो कर रहा है अक्यूज, उसको क्या होगा, या तो एडवांटेज होगा या कोई अवॉइड करना चाह रहा है टेम्पोरल नेचर का एविल, कोई भी गलत चीज जो है वो दूर करना चाह रहा है एक पर्टिकुलर केस में जिसके लिए उसे चार्ज किया गया है। तो ये है कॉन्सेप्ट सेक्शन 24 का। क्या बोलता है कि जब आपने कन्फेशन, इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस में किया गया है किसको? बाय पर्सन इन अथॉरिटी। पर्सन इन अथॉरिटी किस लिए किया गया है? ताकि आपको एडवांटेज मिले या फिर आप कोई एविल जो है टेम्पोरल नेचर का, टेम्परेरी है जो है, उसे रिमूव कर सके। यह है कॉन्सेप्ट सेक्शन 24 का। अब आता है सेक्शन 25 और 26, इन दोनों को हम साथ में पढ़ेंगे। 25 बोलता है कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर। अगर आपने अक्यूज पर्सन ने पुलिस ऑफिसर को कन्फेशन किया है तो वो क्या हो जाएगा? इररिलेवेंट हो जाएगा। इसका मेन पर्पस क्या है कि पुलिस, इसको इररिलेवेंट बनाने का, कि पुलिस ऑफिसर जो है वो अक्यूज पर्सन को टॉर्चर नहीं करे। क्या नहीं करे? टॉर्चर नहीं करे कि अक्यूज पर्सन से कन्फेशन ऑब्टेन करने के लिए। इसीलिए कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर जो है वो इररिलेवेंट माना गया है। और सेक्शन 26 बोलता है कन्फेशन इन पुलिस कस्टडी। पुलिस कस्टडी के अंदर भी अगर पर्सन ने कन्फेस किया है तो वो भी इररिलेवेंट है, बट इसका एक एक्सेप्शन है। इसका एक एक्सेप्शन क्या है कि अगर मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में किया गया है, अगर आपने मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में, मजिस्ट्रेट के सामने, मजिस्ट्रेट को एड्रेस करते हुए कन्फेशन लिखा है, बोला है, तो वो कन्फेशन आपका रिलेवेंट होगा। सेक्शन 26 के अंदर एक एक्सेप्शन है। 25 तो हमें सिंपल सी चीज बताता है कि पुलिस ऑफिसर को एड्रेस किया गया कन्फेशन, पुलिस ऑफिसर के नाम से लिखा गया कन्फेशन, इररिलेवेंट होगा। 26 हमें बताता है कन्फेशन पुलिस कस्टडी, कि पुलिस कस्टडी के अंदर भी इररिलेवेंट होगा कन्फेशन, अनलेस जब मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में मजिस्ट्रेट को एड्रेस करके नहीं बताया गया हो कन्फेशन। यानी मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में भी अगर आप पुलिस ऑफिसर को एड्रेस कर रहे हैं कन्फेशन, तो वो भी इररिलेवेंट हो जाएगा। मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में मजिस्ट्रेट को ही आपको एड्रेस करना है कन्फेशन। अब दो चीज़ आती है। एक आता है कि भाई पुलिस ऑफिसर कौन होगा? क्या पुलिस ऑफिसर सिर्फ वही पर्सन होगा जो प्रॉपर्ली गवर्नमेंट के द्वारा ऑथोराइज्ड है? नहीं, पुलिस ऑफिसर वो सारे पर्सन हो सकते हैं जिनको पुलिस ऑफिसर्स की पावर हैंडओवर की गई है। फॉर एग्जांपल आप मान सकते हो कि एक चौकीदार, विलेज का जो चौकीदार है वो पुलिस ऑफिसर हो सकता है फॉर दिस पर्पस। दूसरा आप मान लो एक हेडमैन ऑफ विलेज, एग्जांपल सरपंच विलेज का जो हो सकता है वो पुलिस ऑफिसर हो सकता है। एक कस्टम ऑफिसर को पुलिस ऑफिसर नहीं माना गया है। एक ऐसे लिस्ट है कि कौन पुलिस ऑफिसर होता है, कौन नहीं होता है। ये आपको चेक करना पड़ेगा। चेकिंग क्राइटेरिया एक ही है कि जिसको पुलिस ऑफिसर की पावर जो है ट्रांसफर की गई है, कन्फर की गई है, वो पर्टिकुलर पर्सन पुलिस ऑफिसर कहलाता है। सिर्फ वही पर्सन पुलिस ऑफिसर नहीं कहलाता जिसको अरेस्ट करने का या इन्वेस्टिगेट करने की पावर है। और 26 हमें सेम चीज़ बताता है कि पुलिस कस्टडी का मतलब क्या होता है। पुलिस कस्टडी का मतलब होता है कि आपका एक सर्विलियंस, एक पर्टिकुलर अक्यूज्ड पर्सन पे एक सर्विलियंस होनी चाहिए और वो उसके डायरेक्शन या उसके कंट्रोल में एक्ट करता है, उसके रेस्ट्रिक्शन में एक्ट करता है, उसे हम पुलिस कस्टडी बोलते हैं। पुलिस कस्टडी का जरूरी नहीं है कि पुलिस ऑफिसर फिजिकली एनी टाइम अक्यूज्ड पर्सन के साथ प्रेजेंस हो, नहीं। पुलिस कस्टडी का मतलब होता है पुलिस ऑफिसर का सर्विलेंस अक्यूज्ड पर्सन के ऊपर, एक पर्टिकुलर एक्ट में वो एक्ट, अक्यूज्ड पर्सन एक्ट करे, रेस्ट्रिक्टेड मोड में रहता है। तो एक सर्विलेंस रखना अक्यूज पर्सन की मूवमेंट के ऊपर, उसे हम बोलते हैं पुलिस कस्टडी। और 26 का एक ही एक्सेप्शन है कि मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में मजिस्ट्रेट को एड्रेस किया गया कन्फेशन ही रिलेवेंट होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब इसके बहुत से सीक्वेंस सेक्शन 26 से एनालिटिकल क्वेश्चन आते हैं। जैसे मान लीजिए पुलिस ऑफिसर जो है एक टोंगा में अक्यूज पर्सन को छोड़ के गया, टोंगा ड्राइवर के हवाले करके गया। अब टोंगा ड्राइवर को पीछे जो अक्यूज पर्सन ने है कन्फेस किया कि मैंने उसका पर्टिकुलर पर्सन का मर्डर किया। तो अब ये जो टोंगा ड्राइवर जो है उसको जो कन्फेशन किया गया है अक्यूज पर्सन के द्वारा, क्या वो रिलेवेंट होगा या इररिलेवेंट होगा? तो ऐसे पर्टिकुलर केस में क्या होगा? इररिलेवेंट होगा, क्योंकि कस्टडी जो है वो हैंडओवर करके गया पुलिस ऑफिसर किसको? टोंगा ड्राइवर को। यानी एक सर्विलेंस तो है ही अक्यूज पर्सन पे, और अक्यूज पर्सन से सर्विलेंस किसके थ्रू है? टोंगा ड्राइवर के थ्रू।
तो ऐसे बहुत से एनालिटिकल क्वेश्चंस आते हैं कि मैंने जेल के अंदर, सेंट्रल जेल के अंदर मैंने अपने साथी प्रिजनर को मैंने कुछ कन्फेस किया, तो क्या वो कन्फेशन होगा रेलेवेंट? नहीं, वो कन्फेशन भी रिलेवेंट होगा। तो ऐसे सिमिलर केसेस है जो फ्रीक्वेंटली सेक्शन 26 से पूछे जाते हैं। पर मेन कॉन्सेप्ट 25 और 26 का यही है कि पुलिस ऑफिसर को आपने कॉन्फेस किया, इररिलेवेंट। 26 पुलिस कस्टडी में आपने किया, इररिलेवेंट। पर पुलिस कस्टडी में रेलेवेंट कब होता है? जब मजिस्ट्रेट प्रेजेंट हो और मजिस्ट्रेट को एड्रेस किया गया हो कन्फेशन। फिर नेक्स्ट हम करेंगे कि कन्फेशन रेलेवेंट कब होता है, सेक्शन 27 से 29। सेक्शन 27 हमारा इंपॉर्टेंट है और ये हमें बताता है कि अक्यूज्ड पर्सन से कितनी इन्फॉर्मेशन मिली है वो रिलेवेंट होगी। तो 27 हमें बताता है कि दो चीज़ें, कि अक्यूज पर्सन से जब हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है वो पर्टिकुलर क्या होना चाहिए, कोई फैक्ट की डिस्कवरी करानी चाहिए। अगर उसकी इंफॉर्मेशन से कुछ नया फैक्ट डिस्कवर्ड हो रहा है, उसकी नॉलेज से डिस्कवर्ड हो रहा है कोई पर्टिकुलर फैक्ट, फैक्ट में क्या इंक्लूड होता है, थिंग्स भी इंक्लूड होती है, तो वो डिस्कवरी जो होगी वो रिलेवेंट होगी। और सेकंड, ये जो डिस्कवरी होनी चाहिए ये सिर्फ अक्यूज्ड पर्सन की इन्फो पे ही होनी चाहिए, अक्यूज्ड पर्सन की इन्फॉर्मेशन पे ही होनी चाहिए, कोई अदर सोर्स नहीं होना चाहिए इन्फॉर्मेशन का। अगर अदर सोर्स है इन्फॉर्मेशन का तो वो सेक्शन 27 के अंदर रिलेवेंट नहीं होगा। सेक्शन 27 के रिलेवेंट करने के लिए दो ही चीज़ें हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या है कि इन्फॉर्मेशन मस्ट लीड टू डिस्कवरी ऑफ फैक्ट, यानी फैक्ट की डिस्कवरी होनी जरूरी है। और सेकंड बोलता है कि डिस्कवरी में मस्ट बी मेड एज अ रिजल्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन बाय द अक्यूज पर्सन एंड नॉट फ्रॉम एनी अदर सोर्स। ये दो चीज़ें हो गई सेक्शन 27 में। अगर ये दोनों चीज़ें हैं तो ही इंफॉर्मेशन रिलेवेंट होगी, नहीं तो इररिलेवेंट हो जाएगी। और एक चीज़ और बोली गई है कि अगर स्टेटमेंट अक्यूज पर्सन देता है, कोई पर्टिकुलर केस में तो नहीं दे रहा, पर कोई और केस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसके रिगार्डिंग भी, और वहाँ के अंदर अगर कुछ फैक्ट्स डिस्कवर हो जाते हैं, फैक्ट्स अगर वहाँ पे डिस्कवर होते हैं तो वो भी रिलेवेंट होगा। सेक्शन 27 के अंदर ज़रूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर केस के रिगार्डिंग जिसके लिए चार्ज किया गया है उसी के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन से डिस्कवरी होनी चाहिए। अगर वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोई और केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए भी वो अगर कुछ फैक्ट्स के बारे में बताता है और उसकी डिस्कवरी होती है तो वो भी सेक्शन 27 में रिलेवेंट होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे, सेक्शन 28 हमें बोलता है कन्फेशन मेड आफ्टर द रिमूवल ऑफ इंड्यूसमेंट थ्रेट ऑफ प्रॉमिस रिलेवेंट होगा। जब कोर्ट को लगता है कि कन्फेशन जो था वो वॉलेंटरी है, इंड्यूसमेंट थ्रेट ऑफ प्रॉमिस एग्जिस्ट ही नहीं करता है, जब इन शॉर्ट अगर बोले तो अगर सेक्शन 24 का इफेक्ट खत्म हो गया तो वो कन्फेशन सेक्शन 28 के अंदर रिलेवेंट हो जाएगा। फिर हमारा सेक्शन 29 जो हमें बोलता है कन्फेशन अंडर प्रॉमिस और सीक्रेसी क्या होगा, रिलेवेंट होगा। अगर आपने कन्फेशन अक्यूज पर्सन ने प्रॉमिस में, सीक्रेसी में या कोई डिसेप्शन यूज किया गया है, यानी कोई डिसेप्शन प्रैक्टिस हुई है उसके बदौलत, या ड्रंक है वो, जब ड्रंकन सिचुएशन में है तब वो कन्फेस कर रहा है, तो वो सारे का सारा कन्फेशन इररिलेवेंट इसीलिए नहीं हो जाएगा क्योंकि वो होश में नहीं था, नहीं, वो सारा का सारा कन्फेशन रिलेवेंट होगा। चाहे उसने डिसेप्शन प्रैक्टिस करके हुए, धोखाधड़ी करते हुए उससे कन्फेशन ऑब्टेन किया है, चाहे प्रॉमिस में किया है, चाहे सीक्रेसी में किया है, चाहे वो ड्रंक था तब किया है, ये सारा कन्फेशन रिलेवेंट होगा। और जो सेक्शन 29 के अंदर का कन्फेशन है इसे हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन, क्योंकि ये आउटसाइड कोर्ट होता है, कोर्ट के अंदर नहीं होता है। तो 29 का मेयर एक ही पर्पज़ है कि जब आप पे डिसेप्शन प्रैक्टिस होती है, जब आप ड्रंक होते हो, जब आपके प्रॉमिस करते हैं, आप सीक्रेसी का वादा करते हैं और आप कन्फेस करते हैं, और वो कन्फेशन जो आपने किया है वो क्या होगा, रिलेवेंट होगा, इररिलेवेंट नहीं होगा। ये ही बताता है हमें सेक्शन 29। अब हम आएंगे हमारे नेक्स्ट सेक्शन पे जो है हमारा सेक्शन 30, कन्फेशन बाय को अक्यूज। ये हमें क्या बोलता है कि जब को अक्यूज, एक जब ऑफेंस हमने दो जनों ने मिलके किया है और मेरे को अक्यूज ने जो है, हमारा ट्रायल जॉइंट हो रहा है और को अक्यूज ने कन्फेस कर लिया है पर्टिकुलर फैक्ट्स का, तो क्या वो कन्फेशन मेरे अगेंस्ट में रिलेवेंट होगा, क्या वो स्ट्रॉन्ग एविडेंस होगा, क्या उस पर्टिकुलर पर्सन के को अक्यूज के कन्फेशन के बेसिस पे क्या मेरे को भी अक्यूज, मेन अक्यूज को कन्विक्ट किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें हमें सेक्शन 30 बताता है। 30 हमें यही बोलता है कि जब एक जॉइंट ट्रायल हो रहा है पर्सन का और जिसके अंदर को अक्यूज का कन्फेशन क्या है, प्रूव्ड है, तो कोर्ट चाहे तो कोर्ट में टेक इनटू कंसिडरेशन द कन्फेशन, कोर्ट चाहे तो वो जो प्रूव्ड कन्फेशन है को अक्यूज का उसे कंसिडरेशन में लेते हुए उस पर एक्ट अपॉन कर सकता है। पर कोर्ट का क्या करना है, जो ये प्रूव्ड कन्फेशन है ना, ये किस टाइप का एविडेंस है सेक्शन 30 वाला, ये वीक काइंड ऑफ एविडेंस है। ये प्रूव्ड जो है कन्फेशन का को अक्यूज का वो किस रेफरेंस में यूज हो सकता है, सिर्फ फर्दर जो फैक्ट्स है हमारे पास, फर्दर जो रिलेवेंट फैक्ट है उन्हें कोरोबोरेट करने में हेल्प किया जा सकता है कि वो फैक्ट्स जो है, हाँ, ये जो को अक्यूज की स्टोरी है उन पर्टिकुलर फैक्ट्स को सपोर्ट करती है।
बल्कि को अक्यूज के कन्फेशन के बेसिस पे ही आप अक्यूज पर्सन को कन्विक्ट नहीं कर सकते, ध्यान रखना। सो कन्फेशन बाय को अक्यूज है, इसके लिए क्या सेक्शन 30 के लिए एसेंशियल्स है? पहले तो जॉइंट ट्रायल होना जरूरी है, सेकंड प्रूव्ड कन्फेशन होना जरूरी है कोर्ट का। इसके बाद भी कोर्ट चाहे तो कंसिडरेशन में ले, ये कोर्ट की पावर है। और अगर कोर्ट कंसिडरेशन में लेता भी है तो ये किस टाइप का एविडेंस है? ये वीक काइंड ऑफ एविडेंस है। ये फर्दर रिलेवेंट फैक्ट को कोरोबरेट करने में हेल्प करेगा, ना कि कन्विक्शन बेसिस कन्विक्ट करने में मेन अक्यूज को हेल्प करेगा। ये है सेक्शन 30 का कॉन्सेप्ट। अब हम हमारा लास्ट टॉपिक देखेंगे कि ये कन्फेशन की जो है वो एविडेंशियरी वैल्यू क्या है। क्या एविडेंशियरी वैल्यू है कन्फेशन की? तो कन्फेशन को जो है वो बेस्ट और कंक्लूसिव एविडेंस मानते हैं अगर पर्सन जो है वो वॉलंटरी करता है, क्योंकि कोई भी पर्सन जो होगा वो अपने इंटरेस्ट के अगेंस्ट में कोई गलत स्टेटमेंट नहीं देगा। ये प्रिज्यूम्ड है कि कोई भी पर्सन अपने इंटरेस्ट के अगेंस्ट में गलत स्टेटमेंट कभी भी नहीं देगा। तो इसीलिए कन्फेशन को जो है वो बेस्ट और कंक्लूसिव एविडेंस मानते हैं एक तरीके से। पर एक कोर्ट ने साहू वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में ये बोला था कि आपको डबल टेस्ट अप्लाई करना है। आपको ये दो क्राइटेरिया चेक करने हैं, अगर ये दो क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं तभी आप वो कन्फेशन को मान सकते हैं, नहीं तो नहीं। यानी क्या? पहला कि क्या कन्फेशन वॉलेंटरी था, क्या स्वेच्छा से खुद की इच्छा से अक्यूज पर्सन ने कन्फेस किया है। सेकंड, अगर किया है तो क्या वो कन्फेशन सही है और ट्रस्टवर्दी है, क्या हम उस कन्फेशन को सही मानते हैं और उस पर एक्ट अपॉन कर सकते हैं। तो ये दोनों टेस्ट हमें बोला गया साहू वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी कि ये डबल टेस्ट हमें चेक करना है कन्फेशन को एक्ट अपॉन, कन्फेशन पे एक्ट अपॉन करने के लिए, कन्फेशन को एविडेंशियरी वैल्यू देने के लिए, कन्फेशन को एविडेंस में एडमिसिबल मानने के लिए। कि अगर कन्फेशन क्या होना चाहिए? वॉलंटरी होना चाहिए। और कन्फेशन अगर वॉलंटरी है तो क्या वो सही है, क्या वो ट्रस्टवर्दी है, क्या हम उस पर एक्ट अपॉन कर सकते हैं। ये होता है एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ कन्फेशन। तो यही था फ्रेंड्स आज के हमारे वीडियो में। आज के वीडियो में हमने पूरा डिस्कस किया कि कन्फेशन क्या है, कन्फेशन कब रिलेवेंट होता है, कन्फेशन की फॉर्म्स क्या है, इंकल्पेटरी और एक्सकल्पेटरी पार्ट क्या है, फॉर्म्स क्या है कन्फेशन की, कन्फेशन खुद क्या है, कन्फेशन कब रिलेवेंट है, कन्फेशन कब इररिलेवेंट है, कन्फेशन बाय को अक्यूज होता है तो उसकी क्या एविडेंशियरी वैल्यू है, और नॉर्मल कन्फेशन की एविडेंशियरी वैल्यू क्या है। तो ये सारी चीज़ें हमने आज के वीडियो में डिस्कस करी थी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, डाइंग डिक्लेरेशन पे वीडियो लाएंगे, जिससे हम डाइंग डिक्लेरेशन को आपको पूरा डिटेल में बताएंगे और एक कंपेरेटिव स्टडी बताएंगे कि इंग्लैंड के अंदर डाइंग डिक्लेरेशन का क्या रिलेवेंस है, किस तरीके से एडमिसिबल होता है और इंडिया के अंदर कैसे एडमिसिबल होता है। एक कंपेरेटिव स्टडी करते हुए हम डाइंग डिक्लेरेशन को पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो में बस इतना ही, और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए। और लास्ट में फिर से एक इम्पोर्टेंट नोट, अगर आपको कोई भी डाउट है कोई भी लॉ सब्जेक्ट या कोई भी स्टेट के रिगार्डिंग, कोई भी पर्टिकुलर एक्ट के रिगार्डिंग, तो आप अपनी क्वेरी इंक्वायरी जो है मुझे इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और आप कभी भी मुझसे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर द डे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।